तो हाँ, मैं इस मनहवा का जब एपिसोड नंबर 1 डाला तो बहुत सारे भाइयों का मिक्स कमेंट आ रहा है। कोई कह रहा है कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है, कोई कह रहा है कि भाई नेक्स्ट एपिसोड लाओ। तो देखो, मैं अभी अब सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, इस मनहवा को पहले एक्सप्लेन किया गया है लेकिन फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया है। सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ आप लोगों को कि वो काट छट करके 20 से भी 25 या 30 चैप्टर को रिलीज किया है, यानी कि एक्सप्लेन किया है, वो ज्यादा नहीं किया है। और वो अभी इस मनहवा का 137 से भी ज्यादा ऊपर चैप्टर है। तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं जरूर इस मनहवा को कंप्लीट करके रहूंगा। और गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मेंबरशिप बहुत ज्यादा कम है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, या तो सुपर थैंक्स दीजिए या तो कुछ भी चीज करके मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि व्यूज नहीं आएगा तो हम लोग को मतलब पैसे भी नहीं मिलता है भाई। और हम लोग काम किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए ना, एंड दैट। तो खैर, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर नए नए मनवा है तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है, ये एपिसोड उसी जगह से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, जब हम लोगों ने देखा था कि सियोजोन, युनहू और एक लड़की जब डेंजन के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए थे। तो अभी यहाँ पे इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग उस बाहर का सीन दिखता है, शॉपिंग मॉल का। सभी रिपोर्टर्स वहां पर आए हुए हैं। तो वहां पर रिपोर्टर्स ये बताने लगता है कि मैं अभी करेंटली हम लोग डेंजन के सामने आए हैं, यानी कि जिस शॉपिंग सेंटर के अंदर सामने डेंजन आया है। और बहुत सारे सिटीजन्स भी यहाँ पर आए हैं। उन लोगों को ये न्यूज मिला जब तभी आए हैं, क्योंकि उन लोगों के जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग इसी जगह पर अभी फंसे हुए हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जो डेंजन है ये कल तक खुलेगा। अभी पता नहीं कि जब तक कोई अटैक ना करे तो ही भला है। और तभी हम लोग यहाँ पर सियोला और उसके ग्रैंडफादर को देख पाते हैं। सियोला बताते हैं कि ग्रैंडफादर, ये कौन सी जगह है? तभी उसकी ग्रैंडफादर ये बात को सुनते ही हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी ग्रैंडफादर ने उसकी बेटा यानी कि सियोजोन से ये पूछा था कि तुम उसे यहाँ पर देने के बाद तुम कहाँ पर चले जाओगे। सियोजोन ने बताया था क्योंकि हम लोग काम करेंगे, इसी वजह से युनहू और मैं हम दोनों डिपार्टमेंट स्टोर पर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। उसके पिता दोबारा से उसे पूछता है ये जो डिपार्टमेंट स्टोर है ये अभी कहाँ पर है। सियोजोन ने बताया था कि अभी न्यूली ये डिपार्टमेंट स्टोर खुला है और इसे अभी कहा जाता है डरियन डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है पिता, अभी मैं चाह रहा हूँ, ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम लोग सियोला को देख पाते हैं जो कि ग्रैंडफा को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ न्यूज ये आने लगता है कि अभी जो ये डेंजन का जो एंट्रेंस है वो अचानक से अभी ओपन हो गया है। और ये लोग भी देख पा रहे हैं कि कुछ घायल सिविलियंस को भी वो लोग देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हंटर सांग सोह्यून भी वहां पर मौजूद है। और तभी अचानक से सियोला किसी चीज को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो मॉम और डैड है। तभी उसकी ग्रैंडफादर भी देखते हैं और सियोला चिल्लाते कि मॉम डैड, और फिर वो दोनों ही बैठ जाते हैं और सियोला उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए जाती है। सियोला को वो दोनों ही देखते बताने लगे कि सियोला तुम यहाँ पर कैसा है, क्या तुम अकेले इस जगह पर आए हो? और यहाँ पर जो गो ह्यून रहता है वो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सीधा जाके सियोजोन से पूछ लेते हैं कि ओपा ये जो बच्चा है ये कौन है? तभी सियोजोन उसे बता देता है कि ये अभी मेरी बेटी है, इसकी नाम है सियोला। और ये सुनते हुए गो ह्यून वो बताने लगे क्या डॉटर, क्या आप और यूनी ने शादी कर ली है? सियोजोन बताते कि नहीं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। तो गो ह्यून उसे देखते वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते। तभी उसे सियोला भी बताता है कि ये आंटी तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। और उसके बाद ये सुनते गो ह्यून बताने लगते कि मेरे पास तो सियोला को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी ये सुनता हुआ सियोजोन बताने लेते कि यहाँ पर और एक पर्सन है जो कि सियोला को बहुत ज्यादा पसंद करती है। खैर उसके बाद वो तो अपनी मम्मी पापा के साथ सियोला बहुत ज्यादा खुश रहती है। और तभी वो बता भी देते हैं कि ग्रैंडफा वहां पर है। तभी ग्रैंडफा के मुंह को देखते हुए सियोजोन सोचने लगता है कि मैं ऑलरेडी उसकी फेस को ये देखकर समझ पा रहा हूँ कि कुछ समय के बाद वो मुझे क्या बताने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं सियोजोन, इसकी पापा और वो तीनों एकदम घर आ जाते हैं। सियोजोन के साथ उसकी पापा जैसे घर आते हैं वहां पर टीवी पे न्यूज चला देते हैं। न्यूज पे एक बच्चा बता रहे थे कि वो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन अचानक से कोई आकर उसे बचा ली। एक नोना और एक मतलब लड़का और एक लड़की मिलकर उसे रेस्क्यू कर ली थी। और अभी उसे दर्द भी नहीं हो रहा है क्योंकि वोंग ने उससे बचा लिया था। उसके पापा ये सोच रहे थे कि हंटर्स के जो है प्रॉमिसिंग फ्यूचर होता है, यानी कि उन लोगों के करियर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है। ये इसी वजह से मिलता है कि क्योंकि वो लोग जो है अपनी लाइफ को पूरी दाव पर डालते हैं, इसी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डाउट था कि वो दोनों क्या हंटर है, लेकिन सच में वो दोनों हंटर निकले। अभी वो दोनों जो है ऑफिशियली हंटर्स तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग एक पूरी डेंजन को क्लियर कर दी, इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हंटर बन जाएंगे।
मुझे बिल्कुल भी इस चीज में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए। फिर उन लोगों के पापा उन लोगों के बताने लगते कि तुम लोग अभी सेओला को लेकर क्या करोगे। आई होप कि तुम लोग जब भी दोनों बाहर निकल चले जाओगे तुम लोग सेओला को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुनते हुए सेओजन सोच रहे थे कि मेरे पास तो अभी हालांकि एक के प्लान है, लेकिन मुझे अभी भी सेओला के लिए कोई भी बेबी सीटर तो नहीं मिला है। उसके पापा तभी बताता है कि देखो आई गेस मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों को इस बात से कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख सकता हूँ। ये सुनता हुआ सेओजन कह रही क्या क्या आप श्योर है? तभी वो बोलते हैं यस, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी लड़की है और वो काम पे कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। और यून हो क्या मैं तुम्हारे साथ प्राइवेटली थोड़ा सा बात कर सकता हूँ? ये कहते हुए वो दोनों अंदर चले जाते। वापस जाते ही यून हो को उसकी मतलब यून को पूछने लगते हैं कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ कि तुम उसको शादी कर लो, क्या तुम सेओजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो? यून हो बताने लगे कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। ये सुनता हुआ सेओजन को पापा बता रखते हैं कि आई गेस तो फिर मुझे लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है। जैसे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं यून हो यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचता है कि सेओजन ने उसकी बेटी के कैसे देखभाल की थी। तभी वो बताते हैं कि हाँ। तभी ये सुनता हुआ सेओजन के पापा तो एकदम खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि दैट्स फाइन। अबे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कैसे यहाँ पर मना सकते हैं। ये सुनते हुए तो सेओला थोड़ा सा मतलब शर्माने लगती है। उसके बाद दोबारा से सेओजन की फादर बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कड़ी गया है, तुम्हारे ऊपर से बहुत सारे चीजों गुजरा था। इधर यूनो को याद आने लगती है जब वो सेओला को जन्म देने के लिए गए थे, वहीं पर वो जब हॉस्पिटल पे थे बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसके आसपास कोई भी क्यों नहीं है इस लड़की के आसपास। मुझे लगता है कि उसके आसपास कोई होना चाहिए उसे देखभाल करने के लिए। कोई ये भी कहता है कि मैंने ये सुना है कि उसकी पेरेंट्स जो है गुजर चुके हैं और उसके जो फादर उस बच्चे के फादर वो भी लापता है। ये बात तो हमें बताते है यून हो कि ये उसकी इच्छा से हुआ था, क्योंकि सेओजन और उसका ब्रेकअप एक बहुत बुरी टाइम पे हुआ था और उसने ये चूज किया था कि उस बच्चे का जन्म वो देंगे। उसने ये सोचा था कि वो उस बच्चे को अकेले पैदा करके बड़ा करेगा। इसी वजह से उसने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत भी कर रही थी और उसने उस समय ये भी सोच रही थी कि क्या वो सेओजन को इस बारे में बताए, लेकिन वो अपने आप को ये कहता रहा हमेशा कि मैं अकेले इस चीज को कर सकती हूँ। उसकी बहुत ज्यादा फीवर होने के नाते भी वो सेओला का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल करते थे और समय बीतता गया और वो ये सोचता रहा कि क्या मैं उसके साथ कांटेक्ट करूं, लेकिन उसे ये भी समझ में आ रहा था कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। वो एक दिन जब सेओला को आइसक्रीम देकर जब बाहर आ रहे थे, रास्ते से आ रहे थे, अचानक से सेओला का आइसक्रीम नीचे गिर जाता है और सेओला का जो ताकत है वो पब्लिक के सामने आ गए। वो डर के मारे सेओला का लेकर आ गए थे। उसे ये लग रहा था कि वो अकेले उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे करना ही था उसे। तभी इसी वजह से उसने सेओला को ये बताया था कि तुम मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम अपने पावर कभी भी किसी को नहीं दिखाओगे तुम्हारे मम्मी के अलावा। ये सुनते हुए सेओला भी बताई थी क्या मुझे ये सीक्रेट रखने चाहिए मॉम? उसकी मॉम बताता है कि हाँ दैट्स राइट, चलो हम दोनों ये सीक्रेट आप दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूनहो बहुत ज्यादा रोने लगती है तो सेओजन के फादर बताने लगता है कि देखो मुझे पता है कि वो तुम्हारी बेटी है, बट ऑल्सो वो सेओजन और मेरी भी ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंड डॉटर है और मुझे ये भी आशा है कि तुम हम लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हो अकेले हर एक चीजों को करने के अलावा भी। देखो अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी मुश्किल आते हैं तो फिर तुम हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हो, हमें बता भी सकते हो। आई एम श्योर कि सेओजन भी तुम्हारे इस प्रॉब्लम को समझेंगे। तो अचानक से वो दरवाजा खोलते ही सेओला चिल्लाते हैं कि मम्मी 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 क्या आप रो रहे हैं? यूनहो बता दे कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा। और तभी सेओजन उसके फादर की तरफ देखते हैं। उसके फादर बताते हैं कि हे कमीना, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है तो मेरे सामने ऐसे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो तभी यूनहो भी बताते हैं कि हाँ ये सेओजन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर सेओजन के पापा दोबारा से ये पूछता है कि तो फिर तुम दोनों अभी ये क्या करोगे? सेओजन बताते हैं कि अभी हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे लाइसिंग टेस्ट के लिए। और उसके बाद कुछ ही समय के बाद अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वो ही सीन एपिसोड के शुरुआत वाला सीन दोबारा से दोहरा जाता है। हम लोग देख पाते सेओजन वहां पर आने लगता है। वो आते वक्त सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। वो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहा था। तभी अचानक से वो अपने सामने अपनी बेटी को देख पाती है। उसकी बेटी उसे देखती बताने लगती है कि तुम अभी इस जगह पर क्यों आए हो, तुमने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए हो? और इस कोई बात को सुनते हुए सेओजन के पास कोई भी जवाब नहीं है। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकल रहा था। क्या ये उसकी वजह से या उसकी फिजिकल साइड के कारण से निकल नहीं रहा था? ये तो कोई उसका एक्सक्यूज था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वो सेओला से और कुछ भी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी बेटी उसे ये कह रही थी
कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा घृणा करता हूँ। ये कहते हुए अचानक से उसकी बेटी उसकी तरफ कुछ मैजिकल चीज के माध्यम से क्रिस्टल को फेंकने लगता है और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। अचानक से तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देख पाती है उसे जो है सेओला डैडी डैडी वेक अप डैडी ऐसे कह रहे थे। सेओला उसे बता रही थी कि डैडी अभी सूरज झुक गया है, अब जल्दी से उठिए, क्योंकि अभी वो सपना देख रहा था। तभी अचानक से वो यूनहो को बताने लगती है कि क्या मैं बहुत ज्यादा लंबे समय से सो रहा था। यूनहो उसे बताने लगती है कि चलो जाकर चावल ले लो क्योंकि खाना अभी तैयार हो गया है और आज तुम्हारा कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, तो आज तुम्हारा छुट्टी है। और फिर सेओजुन, क्या तुम कल रात अच्छी तरीके से सोए नहीं थे, क्योंकि क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आ रहा था? तब ये सुनता हुआ वो सोचने लगते है कि सेओजुन की ड्रीम, लेकिन उसे कोई भी लास्ट नाइट जो ड्रीम आया था याद भी नहीं आ रहा है। खैर उस समय के बाद ही वो लेटते हुए अपनी बैंक बैलेंस को चेक करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब कुछ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, यानी कि उसके पास अभी ज्यादा पैसा बचे नहीं हुए हैं। और उसके बाद अगर वो लोग जो हंटर लाइसेंस एग्जाम को पास कर लेंगे तो फिर उन लोगों के पास कुछ इनकम सोर्स आ जाएगा, लेकिन तब तक चलने के लिए उन लोगों के पास तो कुछ पैसा होने की जरूरत है। अभी हालांकि वो पैसा भी बहुत ज्यादा कम है उसके पास। तभी अचानक से यूनहो आती सेओला और सेओजुन को बताने लगी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ये सुनता हुआ सेओजुन बता दे कि हम दोनों यहाँ पर मजे कर रहे हैं, यानी कि वो और सेओला दोनों ही खेल रहे थे। तभी अचानक से यूनहो बता दे कि गेट अप, जल्दी से उठ जाओ क्योंकि तुम लोग अभी के अभी सिखाए हो। खैर तभी अचानक से उन दोनों के मोबाइल पे मैसेज आता है। सेओजुन इस मैसेज को देखते हुए कहने लगती है कि मेरे पास कोई क्लू नहीं, ये कहाँ से आ गया, यानी कि उसकी बैंक में जो है 1 मिलियन वोन क्रेडिट हुआ है। और तभी वो यूनहो को भी पूछने लगती कि क्या तुम्हारे बैंक में भी आए हैं? यूनहो बताने लगती है कि हाँ मेरे बैंक में भी आए हैं। तभी अचानक से हेयून के फोन आते हैं और तभी हेयून बताने की हे यूनी, क्या मेरे डिपॉजिट अब लोगों को मिल गए हैं? हेयून को वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारा पैसा कहाँ से आया? तभी हेयून बताती है ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने जो लूटिंग किया था उसके ये पैसा है, यानी कि लूटिंग का पैसा ये है। सिंस क्योंकि आप लोग कोई भी हंटर में नहीं है, मतलब हंटर्स है लेकिन कोई भी गिल्ड में नहीं है, इस वजह से मेरे गिल्ड के लोग ने ये सब कुछ काम किया है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये लूट क्या है। तभी उसे समझा देते हैं सेओजुन कि अगर देखो तुम किसी भी कोई भी मॉन्स्टर को अगर मारते हो, उससे अगर कोई भी चीज निकालता है तो फिर उस मटेरियल को तुम यूजफुल के लिए व्यवहार कर सकते हो, इसे तुम बेच सकते हो और उससे तुम्हें पैसा मिल सकता है। और तभी हेयून भी बताने लगी कि देखो सेओजुन ओपा भी तो वहां पर थे, क्या ओपा को भी पैसा मिल गया है ना? और देखिए ये जो मॉन्स्टर थे ये कुछ ज्यादा स्पेशल तो नहीं थे, इसी वजह से आप लोगों को कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिला है। तभी सेओजुन बता दे कि अरे नहीं ये 1 मिलियन बहुत ज्यादा होता है। तो अभी हेयून बताने लगते हैं कि जिन लोगों के पास लाइसेंस होता है, यानी कि लाइसेंस हंटर, वो लोग इससे भी कई गुना ज्यादा अधिक कमाते हैं। तो बाद हेयून ये भी बताने लगते हैं आप लोगों ने वो जो लाइसेंस एग्जाम आ रहे हैं वो तो आप लोगों ने देखा है ना? ये सुनते हुए सेओजुन कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, इस मंथ मैं देने की तैयारी कर रहा हूँ। तो तभी हमें ये लाइसेंस के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार ये एक लाइसेंस क्या होता है। देखो ड्राइविंग लाइसेंस जैसा होता है वैसे भी ये एक लाइसेंस होता है। अगर तुम इस चीज में पास हो जाते हो, तुम्हारा स्किल अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर तुम एक हंटर बन सकते हो, यानी कि तुम एक फुल फॉर्म हंटर बन सकते हो। और देखो तुम अगर इसी चीज को पास कर लेते हो और तुम्हारे पास एक बार सिर्फ लाइसेंस आ जाते हैं तो फिर ना केवल तुम्हें जो है नेसेसरी एसेप्ट यानी कि हंटर बनने के लिए जो कुछ भी चीजें जरूरत होता है वो ही नहीं मिलेगा और लूटिंग ही नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें इसके बावजूद भी ऑफिशियल एक हंटर के रूप में जाना जाएगा। तभी हेयून भी ये सुनते हुए खुश होकर बताने लगी कि ठीक है तो फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कब वहां पर जाएंगे, तो फिर मैं भी वहां पर जाऊंगी आप लोगों को चीयर अप करने के लिए और उसी समय मैं सेओला को भी देखभाल कर लूंगी। और उसके बाद को सुनते हुए इधर सेओजुन सोचने लगते हैं कि अभी जो ये करंट गो ह्यून है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है मेरी मेमोरीज से, यानी कि क्या यहाँ पर को कुछ मूव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो ऐसा भी कोशिश करे कि वो हम दोनों को जो है उसकी गिल्ड में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज होता है तो बहुत बढ़िया भी होगा क्योंकि टॉप कोरिया के जो गिल्ड है उनमें से ये लोग भी एक है आफ्टर ऑल। ठीक है, हालांकि अभी मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचूंगा। तो सेओजुन फिर उसे बता देंगे कि ठीक है हेयून, जब ये समय आ जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? और ये कहते हुए उसके बाद सेओजुन सोचने लगता है कि अभी हमें जो है हमारे एक्सपेंस के बारे में और ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद सेओजुन ये बताता है कि अभी लाइसेंस एग्जाम आने के समय मतलब हमारे पास अभी बहुत ज्यादा समय है। तभी ये सुनता हुआ यूनहो भी बता दे कि हाँ बहुत ज्यादा समय है, तो फिर क्यों ना हम लोग सेओला के लिए कुछ कपड़े शॉपिंग करने के लिए चले जाए। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं सेओला उसकी मॉम एंड डैड को कहते हैं कि मॉम एंड डैड गुड लक फॉर यू एग्जाम, यानी कि वो उसकी मॉम और डैड एग्जाम करने के लिए चले जाते हैं और यूनहो उसके साथ ही है और वो दोनों भी उन लोगों को बाय कहते हुए चले जाने लगती हैं। और इधर ह्यून उसे सेओला को बताने के चलो तो फिर हम लोग सेपरेट रूम पर इंतजार करते हैं, ठीक है सेओला? और यहाँ पर वो दोनों सेओजुन और यूनहो जब जाने लगते हैं वो लोग बताने लगते हैं कि सेओला के ऊपर ये नए कपड़े बहुत अच्छे तरीके से फिट हुए हैं
तो उसकी मॉम सुनते हुए बता देती कि ऐसा कोई भी कपड़े नहीं है जो कि सियोला के ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे। और फिर युनहो सेओजन को बता देती एनीवे, क्या तुम अभी ठीक हो, क्या तुम श्योर हो ना, क्योंकि तुमने अपना ज्यादातर टाइम जो है अपना ट्रेनिंग में बिताया है, तुमने रिटन एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा खास प्रिपेयर नहीं किए हो, और अभी देखो इतने भी ज्यादा तुम अगर कैचअप करने की कोशिश करते हो तो तुम नहीं कर पाओगे। तभी ये सुनता हुआ सेओजन कहते कि देखो तुम इतनी भी ज्यादा कुछ स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मैंने पढ़ाई थोड़ा बहुत तक कर ली है। और ये कहते हुए सेओजन मन ही मन सोचता है कि मैंने इस अपने रिग्रेशन के पहले इस एग्जाम में बहुत ज्यादा काउंटलेस टाइम मैंने एग्जाम पे फेल किया। वो जो है रिटन एग्जाम में हमेशा से एकदम फुल स्कोर पाते थे, यानी कि फुल मार्क उसे मिलता था। ऐसा लगता था कि मानो कि उसे आंसर शीट मिल गया है, लेकिन उसकी लैक ऑफ स्ट्रेंथ के वजह से वो हमेशा जो है सेकेंड एग्जाम में फेल होते आ रहा है। और जैसे उसे ये फाइनली लाइसेंस मिला था उसके बाद वो थर कांपने लगा था। उसे समझ में आ रहा था कि उसने क्या क्या किया है, और उसके बाद वो ये भी सोचते कि क्या युनहो अभी मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। अगर वो इस स्टेट में एग्जाम ना ही दे तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर होंगे। तभी वो बतलाती कि युनहो कैसा होगा अगर हम लोग एक के बेट लगाए, तो युनहो कहते कि क्या बेट। वो बताते कि हाँ, जो कोई भी हाई स्कोरर करेगा इस एग्जाम में वो ही जीत जाएगी, और एज फॉर द प्राइस जो कोई भी जीतेगा वो लूजर से कोई भी चीज मांग सकते हैं। युनहो उसके बात को सुनते हुए सोचने लगती है कि उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। तभी वो कहती है कि साउंड तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर थैंक्स फॉर द विश इन एडवांस। तभी ये सुनता हुआ सेओजन बताता है कि देखो तुम इतनी ज्यादा बातें मत करो, पहले तुम शर्मनाक महसूस होगे। तभी युनहो बताता है कि ठीक है, मुझे डर लग रही है। खैर तभी हमें ये बताया जाता है कि जो सियोला के जो 5 मैनिफेस्ट है, अभी ये इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑफिशियली शुरू हो गया है। ये अभी सियोला जो 5 डिफरेंट मिसफॉर्चून के साथ जो फ्यूचर में गुजरने वाले हैं, यहाँ पर सेओजन नहीं सोचता है कि वो हर एक प्रकार का काम करने की कोशिश करेगा ताकि इसका जो ये मिसफॉर्चून है ये अवॉइड हो जाए। कि वो एक चीज को मेक श्योर करना चाहता है कि सियोला का जो स्माइल है वो हमेशा उसकी फेस पर रहे। और तभी हम लोग जो है और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि है गोरयू स्वॉर्ड हाउस का सीन दिखाया जाता है। वो कोई आकर कहते हैं कि किंग मास्टर, आपने जो लाइसेंस टेस्ट के बारे में बताया था वो अभी शुरू हो गया है। तभी ये सुनता हुआ गिल मास्टर कहते हैं कि अच्छा, तो फिर ये आज हो रहा है, चलो फिर हम लोग वहीं पर चलते हैं। ये सुनता हुआ वो आदमी कहते हैं कि तो फिर मैं आपके लिए एक कार को प्रिपेयर कर रहा हूँ। गिल मास्टर ये सुनता हुआ बताता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं, ये कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर मैं अपने दोनों पैर से ही जा सकता हूँ। तभी हम लोग वहां पर एक गिल मास्टर को देखते हैं। अभी आगे आप पता नहीं कि ये कौन सा गिल मास्टर है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ये बताया जाता है कि वो लोगों ने जो है फर्स्ट एग्जाम वो लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारे लोगों को बता दिया जाता है जो लोग इस एग्जाम को कंप्लीट कर दी है। सिर्फ ने ये बात सुनते कहने लग रहा है कि उन दोनों ने अभी रिटन एग्जाम को पास कर ली है युनहो, और वो अभी सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए जो है वो लोग प्रोसेस करेंगे, और वो लोग बिना किसी डिफिकल्टी से फर्स्ट वाला सिचुएशन को तो कंप्लीट कर दिया है। तब यहाँ पर जो एक आदमी रहता है वो कहता है कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग एग्जामिनेशन फील्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि रेगुलर मॉन्स्टर की तरह ही एक डमी मॉन्स्टर है, और आप लोग तभी इस पास मतलब परीक्षण में पास कर पाएंगे जब आप लोग बिना किसी खरोच के सीरियस इंजुरीज के अगर इस मॉन्स्टर को हंट कर पाते हैं तो फिर आप लोग पास हो जाएंगे। और बहुत सारे गिल्ड के एजेंट्स लोग ऑब्जर्वेशन रूम से आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप लोग उन लोगों को आई कैच कर पाए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल नहीं है तो फिर क्या हम लोग इस चीज को शुरू कर सकते हैं। तभी वो मॉन्स्टर आगे आ जाता है। जैसे मॉन्स्टर आगे आ जाते हैं, टीम डी एप्लीकेंट नंबर 1 सबसे पहले एग्जामिनेशन में परस्यूट करते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, दोबारा से नंबर 5 चले जाता है, वो भी फेल हो जाता है, ऐसे ही नंबर 12 भी जाता है, वो भी फेल हो जाता है। वहाँ के जो गिल्ड्स के लोग रहते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी आई कैचिंग एप्लीकेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। एक लड़की ये भी बताते हैं निराश होकर कि मैंने तो कुछ ऐसे एप्लीकेंट्स को भी देखा है जो लोग 1 सेकंड के अंदर ही अंदर एकदम फेल हो गए, लेकिन मैं तो ये बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट है जो कि बैटल करने से पहले ही गिव अप कर दे रहे हैं। ये सभी लोग तो गिल्ड के एजेंट है, लेकिन तभी कोई एक लड़की बता दे, लेकिन वहां पर एक पर्सन है जो कि जाइडो स्वॉर्ड हाउस से आया है, स्वॉर्ड सेंट, और मुझे जो लगता है कि वो पहली बार ऐसे ऑब्जर्वेशन रूम पर पहली बार आए हैं। ये जो स्वॉर्ड सेन के बारे में हमें सबसे पहले बताया जाता है, ये जो स्वॉर्ड सेन है ये जब पहला क्रैक आया था तब उसका पहला माना जाता है, यानी कि ह्यूमैनिटी को वो सबसे पहले एब्सोल्युटली बचाया था, और जो कि जाइडो स्वॉर्ड हाउस को बनाया था वही एक गिल्ड लीडर है, यानी कि उस आदमी ने इस स्वॉर्ड को बनाया था। और जब हंटर को लेकर आ गया रहा मतलब ले आ रहा था तब ऐसे उसकी स्किल और फेमस के लिए उसे पहचान जा रहा था।
ये सुनते और एक लड़की बता दे कि मुझे लगता है कि एप्लीकेंट्स को देखना मुझे शायद बंद करने की जरूरत है। अगर कोई भी यहाँ पर एप्लीकेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि अच्छे हैं तो फिर मुझे लगता है कि स्वॉट सेंस उसे तो निकाल लेंगे। वैसे भी यहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी होगा तो वो भी क्यों यहाँ पर अगर स्वॉट सेंस को देखते हैं तो जाइडो स्वॉट हाउस में जाने के अलावा वो लोग दूसरे गिल्ड में क्यों जाना चाहेंगे। और वो लोग कुछ लोग बताने लगते हैं कि तो वो तो पहला एग्जामिन फील्ड पे नहीं आए थे तो वो अचानक से सडनली इसी जगह पर क्यों आ गए। हम लोगों ने तो यह भी सुना है कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी उसके पास आने के लिए भीख मांग रहे हैं लेकिन वो नहीं ला रहे हैं। और कुछ समय पहले वो लड़की तो न्यूज पर भी थी है ना, तभी अचानक से उसकी ग्रैंड डॉटर आ जाती है। अधिक देखिए ग्रैंडफा मैं यहाँ पर हूँ। तभी ग्रैंडफा उसके जो ग्रैंडफा है वहां पर बच्चे को देखते ही सिविलो को देखते बताने लगते कि ये कौन है। तभी ये सुनते हुए ये उन बताने लगते हैं कि एक एप्लीकेंट है जिसे मैं जानती हूँ, ये उसकी बेटी है और मैं उसकी एग्जामिनेशन को यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। और तभी अचानक से सिहुला उसकी ग्रैंडफा को देखते हुए बताने लगते हैं कि क्या ये सेंटा क्लॉज है। उसकी ग्रैंडफा तभी गुस्से में कहते कि मैं स्वॉर्ड सेंट हूँ, मैं कोई सेंटा क्लॉज नहीं हूँ। तभी वो देख अच्छा ऐसा बात है, मैं सिहुला हूँ। तभी यहाँ पर ह्यून उसके जो ग्रैंडफादर है उससे कहने लगी थी कि आप इस एप्लीकेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तभी उसकी ग्रैंडफादर बताने लगता है कि अभी के अभी जो एप्लीकेंट्स फिनिश किया है उसे देखकर मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और तभी अचानक से सियुला भी उसकी मम्मी को देखते हुए बताती कि इट्स द मम्मी, ये तो मम्मी है। तभी हम लोग देख पाते हैं उसकी जो मम्मी टीम डी एप्लीकेंट नंबर 28 वो सिर्फ 16-7 में इसे क्लियर कर दिया है और वो भी पास हो गया है ये एग्जाम। सर्जन बता दें कि कांग्रेचुलेशन यूनो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो बता दें कि ठीक है मैंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है इसी वजह से। और फिर सेजुन तुम्हें भी गुड लक, ठीक है। उसके बाद सेजुन भी उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है और साथ ही एकदम खड़ा हो जाता है और फिर सोचता है कि मैं इसे जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो फिर वो है टीम डी एप्लीकेंट नंबर 29 और फिर उसका भी एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। और जैसे एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है कुछ लोग गिल्ड लीडर के जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो लोग सोच लेते कि ये एप्लीकेंट के साथ क्या हुआ है, वो उससे क्यों घूर रहा है। ऐसा लगता है कि वो डर के मारे वहां पर फ्रीज हो गया है। लेकिन ये और उसके ग्रैंडफादर इसी चीज को कुछ अलग नजरिए से देखने लगते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं और ओपोनेंट्स को भी बैटल के दौरान देख रहे हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी साइड ये मॉन्स्टर सियोजन के ऊपर जब हमला कर देता है तभी इधर सियोजन मने मने ये सोचने लगता है कि मैं काउंटलेस टाइम जो है रिजनरेशन के पहले यानी कि रेइनकार्नेशन के पहले ऐसे डमी एग्जामिनेशन दिया था और बहुत बार टाइम जो है मैं फेल भी हुआ था। और ये जो डमी गोलेम है इसके अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज प्रकार के गैप होता है उसकी आर्मर के अंदर। और तभी अचानक से वो चीज भी उसे मिल जाता है और ह्यून भी इस चीज को देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये एक कॉमन नॉलेज है कि ये जो डमी का वीकनेस उसकी जॉइंट है। लेकिन सियोजिन ओपा जो है फिर भी ऐसा क्यों टॉर्च कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई वो अनदर स्ट्रेटजी सोच रहे हैं। तो दूसरी साइड हम लोग सियोजुन के देख पाते जो कि यहाँ पर कुछ और ही सोच रहे थे। वो सीधा उस डमी के ऊपर उठ जाते हैं। उठते वो किसी चीज को एकदम छेद कर देता है और छेद करते हुए वो उसी डमी के अंदर से उसकी कोर को बाहर निकाल देते हैं। गिल्ड के कुछ ऑब्जर्वेशन को जो देख रहे थे वो लोग भी एकदम शॉक हो जाए। सभी लोग हैरान हो जाता है कि डमी का कोर ही वो एकदम से बाहर निकाल दिया है और वो बाहर निकालते नीचे आ जाता है। यानी कि वो जो टीम दी एप्लीकेंट्स नंबर 29 है वो सिर्फ 40 सेकंड्स में इसे क्लियर कर दिया है और वो भी पास हो जाता है। सभी लोग वहां पर जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं सभी लोग इस चीज को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है वो इतनी जल्दी इस चीज को कंप्लीट कर दिया है। तभी ये उनके जो ग्रैंडफादर है वो बताने लेती कि तो फिर तुम जिस पर्सन को यहाँ पर मुझे मिलाने के लिए आए हो तो फिर ये जेंटलमैन ही है ये ना। ये उन बताने कि हाँ वो सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है राइट। उसकी ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि हाँ ये चीज हम लोग मान सकते हैं कि उसे वो आइडेंटिफाई किया है उस डमी का वीकनेस को। लेकिन ये भी बात सोचने वाली बात है कि वो इतने समय में वो ऐसा भी स्ट्रेटजी बनाया था कि वो उस डमी का कोर को एकदम से बाहर निकाल देंगे। व्हाट ए टैलेंट। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं ये उन दोनों को पार्टी देने के लिए ले गए थे। वो लोग बता रहे कांग्रेचुलेशन कि आप दोनों को पास हुए हैं। तो फिर आप दोनों ने यहाँ पर एग्जामिनेशन दी है तो मुझे लगता है कि आप दोनों को शायद बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मतलब भूख लग रही होगी। और यहाँ पर हम लोग सियोला को भी देख पाते हैं जो कि इन सारे खाना को देख पा रहे हैं। तभी वो बताती है कि मैंने आप लोगों के कांग्रेचुलेशन के लिए इस मिल को खरीदा है सो आप लोग खा सकते हैं। तभी यून बताने दे कि लेकिन हे यून ये जगह तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों बता दे कि कोई बात नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पे कर लिया है। तो जब आप लोग हंटर बन जाएंगे तो फिर आप लोग भी मुझे नेक्स्ट टाइम ट्रीट दे सकते हैं यूनी। ये सुनते हुए यूनो बता दे कि यस ऑफ कोर्स हम लोग देंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं बल्कि कुछ समय के बाद ही हम लोग देंगे। और यहाँ पर सेवजन सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि वो हम लोगों को कुछ अलग बातें बोलेंगे
मे भी शायद ह्यून के बारे में कुछ ज्यादा ही में सस्पिशियस हो रहा था। तो यहाँ पर वो अपने पिछले लाइफ के बारे में सोच रहे थे कि हर वक्त वो जब कुछ चीजों को अच्छा करता था, वो ग्रेटफुल रहता था, वो सोचता था कि इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। ऐसा इसी वजह से हुआ नहीं, मतलब ऐसा इसी वजह से नहीं क्योंकि रिजर्वेशन के पान मतलब रिइंकार्नेशन के पहले ह्यून के सारा का सारा साइड को वो इससे पहले भी देख लिए थे। ऑल्सो इसी वजह से भी क्योंकि वो स्वॉर्ड सेन का ग्रैंड डॉटर है, वो उसे भी पता है। लेकिन अभी सेजोन को ये भी लग रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि अभी उसका कोई भी इंटेंशन हो सकता है। हालांकि मैं अभी रेइनकार्नेशन मेरा हुआ है तो शायद मैं कुछ ओवर रिएक्टिंग कर रहा हूँ। और तभी अचानक से ह्यून बदलने थी कि ओपा क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकती हूँ? आप और यूनी ने मिलकर जो इस्तेमाल किया था वो पेन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप लोगों ने इस वो पेन को कहाँ से लेकर आए हैं? तभी ये सुनता हुआ सेजोन सोच लेते कि अगर मैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ह्यून नेचुरली उसकी जो ग्रैंडफादर है उसे जो है स्वॉर्ड सेन को लेकर मतलब कांग चेओली के साथ मीट करने के लिए जाएंगे, यानी कि द फर्स्ट जनरेशन द फास्ट हंटर स्वॉर्ड सेंट एंड द सून टू बी बिकम वर्ल्ड नॉलेज। मतलब ये एक जो कांग चेओला उसे ब्लैक स्मिथ के रूप में जाना जाएगा, बट दैट इज समथिंग दैट शुड ऑक्योर मच फ्यूचर इन द फ्यूचर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि सेजोन जैसे अपने घर में कुछ काम कर रहे थे तभी अचानक से उसके पीछे जो है यूनहो आ जाती है एक बियर की बोतल को लेकर। वो उस ठंडी बोतल को लगा देने के साथ वो चिल्ला कर कहती कि ही ये बहुत ज्यादा ठंडे है। तभी उसे यूनहो बदलती कि ही क्या तुम सरप्राइज हो गए हो? क्या तुम किसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? तभी ये सुनता हुआ सेजोन उसे बताता है कि हाँ ह्यून ने कुछ मतलब सुबह जो रिक्वेस्ट किया था मैं अभी उसके बारे में उसे टेक्स्ट में मैसेज कर रहा था। तभी हमें सेजोन बता देता है कि वो जो है कांग चेओली के बारे में ह्यूनो के साथ इंट्रोड्यूस करवा दी है। जब ह्यूनो जो है वो अपना वेपन को चेंज करने के बारे में सोच रहा था तो इस बात से वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था कि हम लोगों ने अपना वेपन्स को कहां से बनाया है। और मैं जो है अभी थोड़ा सा बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सर्ट था, लेकिन मेरा जो ये चीज वॉरिस है वो मुझसे भी आगे निकल गया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ ह्यून के वजह से हुआ है। वो सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। जब मैंने उसके सामने मतलब व्हेन आई फास्ट हर्ट हर रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज्यादा डाउट और चिंता हुआ, लेकिन यूनहो ने जैसा मुझे कहा कि ह्यून ने सचमुच एक बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है। अल्टिल नाउ उसके बारे में चिंता करने के बजाय मतलब उसने कुछ ऐसा अच्छा काम मतलब बिल्कुल भी खराब काम नहीं किया, वो हर एक अच्छे काम किया है। और अभी जिस ह्यून को मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा अभी डिफरेंट है, जो कि हर एक प्रकार को हर चीज को जो है फेस किया है मैं जिसे जानता था। और मैं अभी इसको ऐसी प्रकार से जज कर सकता हूँ कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तभी ह्यून उसे बताने मतलब यूनो उसे बताने लगती कि क्या तुम कल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? तभी ये सुनता हुआ सेजोन बता दे कि हाँ कल हमारा एग्जामिनेशन है, तो मुझे जैसे कि उस साइट के बारे में पता है तो फिर मैं एडवांस में उस जगह के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। मैं उस जगह के बारे में अभी इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत एकत्रित कर रहा हूँ ताकि हम दोनों के लिए उस जगह का मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तभी अचानक से यूनो बदले कि देखो सेजोन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया फॉर एवरीथिंग, यानी कि मैं चीज को काउंट भी नहीं कर सकता, हर एक सिंगल चीज को लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो अचानक से उसे ये बात सुनता हुआ सेजोन बता रहा है कि यूनो क्या तुम सचमुच पहली बार ड्रिंक करो? क्या तुम्हें नशा हो गया है? तब ये सुनता हुआ यूनो बदले कि ये मैं सीरियस में बात कर रहा हूँ, मैं सचमुच सीरियस बात कर रही हूँ। तभी यहाँ पर सेजोन उसे बता रही कि देखो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी भी ज्यादा थैंकफुल हूँ या लेकिन मुझे देखो अभी एग्जामिनेशन का ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम फिर भी मुझे प्रॉपरली बता सकते हो। और हमारा अभी जो हालांकि स्किल है उस स्किल के माध्यम से लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी इस एग्जाम को फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं। और तभी हम लोगों को ये बताया जाता है कि ह्यूनो को बिल्कुल भी ये मतलब सेजोन को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं कि मतलब वो बिना किसी सोचे समझे बातों को इतनी ज्यादा आसानी से कैसे वो कह सकते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा चीजों को एक्सपीरियंस करता है कि वो उसका रेइनकार्नेशन के पहले भी उसने ऐसा चीज को बिल्कुल भी फेस नहीं किया था। खैर उसके बाद हमें गुवांग माउंटेन के बारे में सीन दिखाया जाता है, वहीं पर हंटर लाइसेंस फाइनल एग्जाम होगा। उन लोगों को वहां पर जो है डंजन्स उसे क्लियर करना होगा और यहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट्स होगा जिन लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। और ये जो स्कोर होगा वो फाइनल एग्जामिनेशन का वो डिपेंड करेगा कि तुम लोग अपना जो मतलब कलीग होगा उसके साथ तुम लोग कितने अच्छे तरीके से बिहेव किए हो, क्योंकि तुम्हारा जो ये कंट्रीब्यूशन है यही डिसाइड करेगा कि तुम्हें कुछ चीजें रिसीव होगा भी या नहीं। देखो यहाँ पर अगर तुम कुछ भी रिवॉर्ड को ऑब्टेन करता हो तो इसका मतलब ये है कि तुम एग्जामिनेशन को भी पास कर सकते हो। और फिर तभी वहाँ पर बताया जाता है पार्टिसिपेंट ली सेजोन, पार्टिसिपेंट ही मानसू और पार्टिसिपेंट कांग देहो। उन तीनों को बताया जाता है कि तुम तीनों अभी जो है एक शुरुआती जो डंजन है उसे तुम तीनों एग्जामिनेशन में कंप्लीट करोगे। और यहाँ पर टाइम लिमिट भी उन लोगों को बता दिया जाता है कि उन लोगों के पास अभी 3 घंटे का समय होगा और उन लोगों को सिर्फ एक ही वो पेन इस्तेमाल करने के लिए बताया जाएगा और वो पेन जो है जिसे प्रोवाइड किया जाएगा इन लोगों के तरफ से।
तो अभी उन लोगों को जो है कुछ चीजों के बारे में ब्रीफिंग करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। खैर तभी हम लोग देख पाते हैं सेओजुन इन तीनों को देखते हुए पहली वाला जो बंदा होता है हीयो मंसो, उसके बारे में सोचता है कि वो एक मैजिशियन है। हालांकि यहाँ पर ओरिजिनली जो मैजिशियन है उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल भी उसे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो कांग देहो है वो उसके रेइनकार्नेशन के पहले भी उसके बारे में उसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद है कि वो एक ऐसा हंटर है जो कि स्वॉर्ड और बो को इस्तेमाल किए बिना अपनी फिस्ट को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके बारे में वो सोचे तो वो उसे जो है फर्स्ट किंग के बारे में भी फ्यूचर में जाना जाएगा। अबे उसे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ये ब्लेज के दौर पे मिला या नहीं, लेकिन उसका जो ये प्रोजेक्ट है गुड ग्रुप में मिला है, यानी कि पार्टी मेंबर्स बहुत अच्छे उसे मिला है। तभी सीजन में उन लोगों को बता देता है कि देखो मुझे जो लगता है कि ये एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले हम लोगों को जो है कुछ स्ट्रेटेजिक के बारे में पहले ही बात कर लेना चाहिए। तब वो उन लोगों को चिल्लाकर बताता है कि क्या आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पर सजेशन नहीं है, लेकिन वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तभी को देखते हुए सेओजुन मन ही मन सोच लेते हैं कि मुझे ऐसा चीज लग रहा है कि मैं इन लोगों का टीम लीडर हूँ। और उसके बाद सेओजुन जो है अपने लोगों के साथ डेंजन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वो ऊपर सिस्टम की तरफ से उसे ये भी बताया जाता है कि तुम लोग अभी डेंजन के अंदर जाना शुरू कर दिए हो, यानी कि गोकर्ण माउंटेन के एंट नेस्ट को क्लियर करने के बारे में उन लोगों को बताया जाता है। और मीटिंग होने के बाद भी उन लोगों का जो ये पोजीशन है उसके बारे में भी डिसाइड कर दिया गया है। सबसे पीछे जो है वो ह्यू मंसो रहेंगे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रेंज कवर करेंगे, और जो मैं यानी कि सेओजुन के बारे में बात किया जाता है तो फिर वो ऑर्डर देगा और वो बीच वाले में रहेंगे, और जो कांग देहो है वो एकदम सबसे पहले रहकर इंतजार करेगा यानी कि हमला करेगा। सेओजुन ये भी बात सोचने लगती है कि जो कोई भी सबसे पहली बार डेंजन के अंदर जाते हैं तो कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तभी अचानक से ह्यू मंसो चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि ही एक मिनट रुको, क्या गाइस तुम लोग सचमुच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कैपेबल हो? और सेओजुन भी उसकी बात को सुनता हुआ सोच लेते कि हाँ इसके जैसे कुछ लड़का है जो कि सबसे पहली बार डेंजन के अंदर जाने के लिए डरते हैं। तभी उसके बात को सुनते हुए सेओजुन कहती है कि तुम ये क्या बात करो, हम लोग यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तभी ये सुनता हुआ ह्यू मंसो बता रही थी क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कितनी ज्यादा वैल्यूएबल हूँ? अगर मुझे कुछ भी चोट पहुंचता है तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या होगा। तुम लोग सबसे पहले चले जाओ तो फिर मुझे पता चलेगा ये सेव है ये भाई नहीं। तो कांग देहो जो रहता है वो सेओजुन को कहता है कि क्या हम लोग उसे अकेले यहाँ पर छोड़ के क्या जा सकते हैं? तो सेओजुन भी कहते हैं कि हाँ हम दोनों ये बहुत ज्यादा इनफ है, हम दोनों सबसे पीछे रहेंगे, चलो अभी हम लोग निकलते हैं। वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वो लोगों को देखते हुए ह्यू मंसो बता देती कि हे सीरियसली क्या तुम सचमुच आगे की तरफ जा रहे हो? तभी उसकी जो ज्वेलरीज वगैरह चीजों को होता है वो चीज को देखते हुए सेओजुन बता दी कि एक मिनट रुको ह्यू मंसो एसएसआई, तुम अपना सारा का सारा एसेसरीज को सुपरवाइजर के सामने छोड़ दो। अगर कुछ भी वहां पर जाके साउंड भी होता है तो फिर हमारा जो लोकेशन है वो एकदम से एक्सपोज हो जाएंगे। तब ये सुनते हुए ह्यू मंसो कहते कि ही क्या तुम जानते हो कि ये कितनी भी ज्यादा एक्सपेंसिव है? अगर ये चोरी हो जाता है तो फिर तुम क्या करोगे? और इसकी बात को सुनता हुआ इधर सुपरवाइजर भी सोच लेते कि ऐसे एग्जामिनेशन के दौरान ऐसे ओकेशंस मतलब ऐसे सिचुएशन बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनी टीम फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तभी सुपरवाइजर भी उसे कहते हैं कि देखो जो तुम्हारा टीम लीडर बोलेगा तुम्हें भी वो करने की जरूरत है, तुम इन सारी चीजों को यहाँ पर छोड़ के जा सकते हो। तब ये सुनते वो ह्यू मंसो कहती कि हे आर यू सीरियस, क्या तुम सचमुच सुपरवाइजर के साथ मिलीभगत कर रहे हो? क्या तुम सचमुच मुझसे जो है यानी कि मुझसे भी स्कोर मांगने की कोशिश कर रहे हो? हे तुम मुझे आंसर दो। वो जैसे उसे टच करने के लिए जाते हैं सेओजुन एकदम सटीक माप करके अपने पैर को उसकी मुंह के सामने इतने ज्यादा तेजी से लेकर आता है कि ह्यू मंसो इस चीज को देखते हुए डरते हुए घुटने के बल बैठ जाते हैं। और सेओजुन अपनी तलवार को उसके सामने रखता हुआ बताता है कि ह्यू मंसो एसएसआई, मैं आपको लास्ट टाइम दोबारा से बनूंगा, तुम अपना सारा का सारा एसेसरीज को पीछे छोड़ दो। वो डर के मारे बता लेती है हाँ हाँ, और इसी चीज को सुपरवाइजर देखने लगते हैं। वो देखते हुए सोच लेती है कि सच स्विफ्ट एकदम ऐसा मूवमेंट कि ओपोनेंट को थोड़ा सा भी रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ उसे जो धमकी दी है। और मैंने ये भी सुना है कि ऐसे एक एप्लीकेंट आए हैं जो कि अपने रिटन एग्जाम को एकदम परफेक्ट स्कोर के साथ पास की है, और वो जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम भी बहुत ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम में क्लियर कर दिए, और मुझे लगता है कि ये वो बंदा हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं सेओजुन और उसकी टीम लोग मिलकर बहुत दूर आ जाते हैं। वो आते सोच लेते हैं कि हम लोग बहुत समय से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन लगभग मैं एक सिंगल चीजों को भी नहीं देखा है, बल्कि यहाँ पर जो कुछ ये जो लुमिनेसेंस मॉल्स होते हैं उसे भी जो है कुछ एंट खाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी नहीं है। और उसे ये भी बात समझ में आ जाता है कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब सुपरवाइजर इस सिचुएशन को अनएक्सपेक्टेडली क्रिएट करते हैं कि वो लोग देखना चाहते हैं कि जो एप्लीकेंट्स होता है इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं।
बट इवन सो तभी अचानक से कांग देहो बताने लेती कि 1 मिनट रुको, मुझे कुछ अजीब सा चीजें सुनाई दे रहा है। वो लोग सामने आते ही एक बहुत बड़ा होल को देख पाते हैं और इसी होल को देखते हुए सेओजन सोच रहे थे कि मैंने जब ऐसे कभी भी चीजों को नहीं देखा, ऐसे एंट नेस्ट को क्लियर करने के वक्त ऐसे होल को कभी भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इससे भी कई गुना ज्यादा आसान होता सॉल्व करना। और तभी अचानक से ह्यूमंसो जो है वो अचानक से धंसने लगते हैं, वो नीचे की तरफ एकदम फिसलने लगते हैं, वो चिल्लाता है और तभी सेओजन उसे कहती है कि ह्यूमंसो तुम मूव मत करना। लेकिन ह्यूमंसो बताते हैं कि मुझे कोई पीछे से खींच रहा है। सेओजन बताते हैं कि तुम ये क्या बात करो, तुम्हारा ये क्या मतलब है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा एंट उसे खींचने लगता है, वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे बचा लो। और इसी चीज को देखते हुए सेओजन सोचता है कि ये तो एक बहुत बड़ा एंट है, लेकिन वो एकदम नीचे अंदर की तरफ धंसता चला गया। और उसी कुछ चीज को देखते हुए सेओजन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सेओजन कहता है कि हमें उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। सेओजन और कांग देहो वो दोनों एकदम नीचे चले जाते हैं। तभी सुपरवाइजर ऊपर से चिल्लाता हुआ कहते हैं कि वेट 1 मिनट रुको, ये कोई टेस्ट जोन नहीं है, बल्कि ये कोई टेस्ट जोन नहीं है। वो लोग एक हिडन डेंजर के अंदर चले जाते हैं, एक स्पेशल क्विस्ट होता है। अभी उन लोगों को ये क्लियर करना होगा ये एंड का कीफ। खैर उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते ही कांग देहो बताते हैं कि क्या तुम ठीक हो। सेओजन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया अदा। क्या तुमने अभी अभी कोई आवाज से सुनी है? मैंने ये सुना है कि हम लोगों को कोई स्पेशल क्विस्ट मिला है। तभी वो लोग अपने सामने एक हिडन डेंजर को देख पाते हैं। तो उसके बाद जैसे वो लोग उस हिडन डेंजर के अंदर चले जाते हैं, उसे डेंजर को देखते हुए वो लोग बताने लगता है कि हम लोगों ने ये सुना है कि एग्जाम के दौरान ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सचमुच ऐसा चीजें क्रिएट हो रहा है। और सेओजन की उस बात को सुनता हुआ बताने थे कि हाँ, जब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे तब मैंने जो सुपरवाइजर का रिएक्शन देखा वो भी कुछ अजीब सा था। और सेओजन इधर मनी मनी ये सोचने लगता है कि जब मेरा रेइनकार्नेशन हुआ था इससे पहले मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे बिल्कुल भी इस हिडन डेंजर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। क्या होगा अगर ये उस बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से हुआ है तो। तभी अचानक से उन लोगों को जो है चिल्लाने की आवाज सुनाई देते हैं। अभी ये सुनता हुआ कांग देहो बताने लगते कि ये तो मुझे लगता है कि ह्यूमंसो एसएसआई की वॉइस है, अभी हम लोगों को क्या करने की जरूरत है। तो सेओजन उसे एकदम से समझा देते हैं कि देखो वो कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये एंट्स जो है उन लोगों का ये हैबिट है कि वो लोग अपनी फूड को जो है जिंदा रखते हैं। कांग देहो ये बताने देते कि क्या फिर हम लोगों को यहाँ पर सुपरवाइजर के आने के तक इंतजार क्या करना चाहिए। लेकिन उसे सेओजन ये बता देता है कि देखो अभी जिस इंटर्न से हम लोग आए थे इस हिडन डेंजर के अंदर वो जगह भी अभी ब्लॉक है, और मुझे इस बात से भी डाउट है कि सुपरवाइजर भी हम लोग को अभी पकड़ नहीं पाएंगे। और सेओजन ये बात कहते हुए वो जो है कांग देहो के बारे में भी थोड़ा बहुत चिंता करने लगता है कि मुझे अभी इस बात से थोड़ा बहुत चिंता हो रहा है कि अभी ये जो डेंजर ये कभी भी इससे पहले नहीं था, वहां पर हम लोग आ गए हैं और फिर हम 2 पार्टिसिपेंट एग्जाम के पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ गए हैं और हम दोनों को इसी जगह को क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर कुछ रीजन है जिस रीजन की वजह से मैं इस डेंजर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा गोल ये है कि मैं इस हिडन डेंजर को सबसे पहले मैं क्लियर करूँ और मुझे विन के तौर पे एक रिवॉर्ड मिले, द एलिक्सर। और देखो डेंजर को क्लियर करने के बाद बहुत ज्यादा वायरस तरीके से जो है रिवॉर्ड मिलता है, और उनमें से पॉसिबली हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा एलिक्सर भी मिल सकता है और भी बहुत ज्यादा चीजें मिल सकता है। और अगर तुम्हें ये जो एलिक्सर है ये अगर मिलता है तो हंटर को जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाता है। सो एनी हंटर इसे चाहता है। हालांकि मैं यहाँ पर जो है आग के सामने पतंग उड़ाने के जैसा काम कर रहा हूँ। इफ वन इज द फर्स्ट फीस्ट किंग, यानी कि उसके सामने जो है, और मैं एक रेनकार्नेशन वाला बंदा हूँ, रिग्रेशन वाला, तो अभी ये जो गैम्बलिंग है ये भी बदल सकता है। तभी सेओजन उसे बताने लगता है कि देखो हालांकि ये थोड़ा बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जो है उसे बचाने की कोशिश करने की जरूरत है। सेविंग और प्रोटेक्टिंग ये हम लोगों का काम है, और इसी वजह से तो हम लोगों को जाना चाहता है हंटर के रूप में। एक हंटर का काम तो यही होता है। कांग देहो इस बात को सुनता हुआ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बताता है कि आप बहुत ज्यादा सही बता रहे, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही कि मैं इस बात के लिए थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा था। ऐसे बात करता है। उसकी बात को सुनता हुआ सेओजन कहता है कि देखो तुम मुझे तो कैजुअली बात कर सकते हो क्योंकि तुम मुझसे थोड़ा बहुत यंग हो। और तभी ये बात सुन कहते हुए सेओजन मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा रिकॉग्निशन का पहले वो जैसा था अभी भी वो वैसा ही है। उसके बाद कांग देहो बताने लेते कि ठीक है अभी कॉमन के बारे में बात जो है, यानी कि प्लानिंग सारा चीजों के बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ और आप मुझे कंफर्टेबली वॉन्ग भी कह सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ सेओजन बता रहे कि ठीक है तो फिर देहो मैं आपसे भी ये चीज को संभालूंगा। तो फिर चलिए हम लोग इसी चीज को शुरू करते हैं। हाँ, ये जो डंजन जो हम लोग क्लियर करेंगे। तो उसके बाद वो लोग जैसे आगे की तरफ निकल जाते हैं, आगे निकल जाते ही वहां पर बहुत सारे वो लोग एंट को देख पाते हैं। इसी चीज को देखते हुआ कांग देहो बताने लगते हैं कि ये जो एंट्स है ये कैसे मूवमेंट दे रहा है।
तभी सेओजन उसे ये समझा देता है शॉर्ट फॉर्म में कि ये जो मॉन्स्टर यानी कि एंड मॉन्स्टर मर रहे हैं, वो लोग दोबारा से घोस्ट मॉन्स्टर में बदल जा रहा है। अभी इसी बात को सुनते हुए कांग देहो बताने लगे, अच्छा तो ये बात है धत तरीकी, क्योंकि इसी वजह से मुझे लग रहा था कि ऊपर जो था वो अभी वो कहाँ पर चले गए। और फिर वो ये कहते हुए मन ही मन सोचता है कि मैं इस फाइट के बारे में जितनी ज्यादा सोच रहा था उससे भी कई गुना ज्यादा आसानी से ये फाइट जो चल रहा है, क्या मुझे कोई सुपर ह्यूमन जैसे स्ट्रेंथ मिल गया, जैसे कि मैं जैसे इस हिडन टेंशन के अंदर आ गया, मेरा फिस्ट का जो पावर है कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। तो अचानक से सेओजन उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे दो है, और जैसे वो दो कहते हैं फिर वो अपनी फिस्ट से दो मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। मारते हुए ये भी सोचता है कि सेओजन एसएसआई का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि जब भी मेरे ऊपर कोई भी सरप्राइज अटैक होने वाले हैं आपको वो मुझे कॉमन दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं, मतलब वो मुझे ऐसे क्राइसिस से बाहर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा प्रकार है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है कि वो काउंटलेस बैटल को लड़े हैं पहले। तब अचानक से सेओजन कहते हैं कि वहां पर तुम्हारे पीछे 3 है। वो कहते हैं कि ठीक है। वो सोचता है कि वो सचमुच बहुत ज्यादा रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय है। तो तभी यहाँ पर सेओजन उसे और एक बात को भी यहाँ पर समझा देता है कि प्रोबेबली ये जो घोस्ट एंट है वो लोग प्रोबेबली जो ये ल्यूमिनियम मॉस है उससे चीज को लुभा रहे हैं ताकि वो लोग स्टोन एट्स को खा पाए। ये सुनते हुए कांग देहो बदलने थी, क्या ऐसा बात है? तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा अधिक मॉस है। तभी सेओजन उसे ये भी बता देता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो फिर हम लोग यहाँ पर बॉस के रूम तक बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। आई एम श्योर ह्यू मंसू इज देयर, यानी कि ह्यू मंसू भी यहाँ पर है। ये सुनते हुए कांग देहो बताने लगते हैं कि ऑल्दो ये जो ह्यू मंसू ये एक कमीना है, आई होप कि वो एकदम ठीक रहेगी। तभी वो लोग आगे जाते ही देख पाते हैं कि वहाँ पर वो कमीना यानी कि वो लेटे हुए हैं। जैसे हम लोग देख पाते हैं कांग देहो वो आगे की तरफ जाते, अचानक से वो ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी चीज को जो है सेओजन समझ जाते हैं। सेओजन चिल्लाता हुआ कहते हैं कि देहो एकदम तैयार रहना, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, यानी कि वो एंड के कब्जे में कांग देहो आ जाते हैं। इसी चीज को देखता हुआ सेओजन तो चिल्लाता है, तो कांग देहो बताता है कि मैं कुछ समय के लिए ठीक हूँ क्योंकि मैंने आसपास अभी मरा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं ज्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। तभी हम लोग देख पाते हैं जो सेओजन है वो भी उस एंड मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है जैसे वो काटने के लिए जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है डमी कोलम से। उसका बॉडी जो है वो उसका बॉडी आपस में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिमान है। अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ये सोचना होगा कि उसकी वीक पॉइंट कहाँ पर है। मैंने काउंटलेस टाइम ऐसे मॉन्स्टर के साथ लड़ा है, लेकिन मैं कितनी भी ज्यादा एफर्ट क्यों न लगाऊं मैं वो इसको याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उससे कुछ एंटेना टाइप चीज को देखता है उस मॉन्स्टर का, यानी कि एंट का, और फिर वो अपनी तलवार को लेकर सीधा उस मॉन्स्टर के जो एंट है और आंख है वो उस जगह पर वो वार करता है। और इसी वजह से वो एंट जो है वो कांग देहो एसएसआई को छोड़ देता है। और देवी सेओजन सोच लेती कि मैंने उसके कौन सी पार्ट को काट दिया है। तभी वो देख पाते हैं कि उसका वो एंटेना और आंख को नुकसान पहुंचाया है। तभी इसी चीज को चिल्लाता हुआ सेओजन कहता है कि वो क्या तुम ठीक हो? तभी कांग देहो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अभी फाइट कर सकते हो, मतलब मैं भी फाइट कर सकता हूँ। तो बताता है कि देखो लिसन टू केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें जो है उस मॉन्स्टर की जितनी भी सारी चीज एकदम ग्राउंड में छिपी हुई है उसे भी हमें बाहर निकालने की जरूरत है। तो ये सुनता हुआ कांग देहो बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उसी चीज को बाहर निकाल पाएंगे। तो तभी सेओजन उसे ये समझा देता है कि देखो अगर हम लोग सिर्फ उसकी एंटेना और उसकी आंखों पर अगर वार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसके लिए इनफ होगा। हमें उसकी जो रियल वीकनेस है उसी जगह पर अटैक करने की जरूरत है। तुम इसे कर सकते हो, तुम इसे मस्ट भी कर सकते हो, आई एम श्योर कि तुम ये कर सकते हो। अभी हम लोग देख पाते हैं ये जो कांग देहो है वो अपने कुछ पुराने फाइट के बारे में याद करते हैं, जहां पर भी जिस जगह पर भी वो फाइट करने के लिए गया था, जो कि अपने फिस्ट को सिर्फ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, वही पर लोगों से बताता है कि तुम अपनी फिस्ट को ऐसे रेकलेसली कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि तुम हमारे पार्टी के लिए मतलब सही हो सकते हो, प्लीज तुम यहाँ से जा जाओ। यानी कि देखो मैं प्रॉपरली तुम्हें जो है कमेंट भी नहीं दे सकता हूँ ऐसी फाइट में, फाइटिंग स्टाइल में, और मैंने ऐसा चीज को कभी भी वैसे पहले नहीं की है, और मुझे आशा है कि तुम इस पार्टी को जल्दी से जल्दी छोड़ दोगे। अगर तुम यहाँ पर बिना किसी वेपन के आ रहे हो तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो स्किलफुल होना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा लापरवाही से सिर्फ ज्यादा ही स्ट्रांग ही हो, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर जो सेओजन है वो कांग देहो को यही बताने लगते हैं कि हुआंग आपका जो ये बैटल स्टाइल है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा प्रीटी कूल है। मैंने इतनी भी सारा हंटर को देखा है तो इनमें से मुझे लगता है कि आप एक बेस्ट हंटर है। और इसी बात से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट होकर कांग देहो कहता है कि ठीक है मुझे अभी समझ में आ गया है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ सेओजन। और ये कहते वो उस एंड को बहुत ज्यादा तेजी से मतलब एकदम कस के पकड़ के उसे एकदम जमीन से उखाड़ने लगता है, यानी कि एकदम ऊपर से आने लगता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं वो जो एंड मॉन्स्टर है उसका जो निचला हिस्सा है वो जमीन से बाहर की तरफ आ जाता है। और जैसे ये बाहर निकल जाता है
तभी कांग डेहो इसी चीज को देखता हुआ बताने लगता है, यानी कि सोचने लगता है कि उसके जो मिट्टी के नीचे जो चीज छुपा हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर कोई भी यहाँ पर शील्ड हुआ है। और तभी वो कहते हैं कि सेवजुन, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे मतलब ज्यादा देर तक लॉन्ग तक होल्ड कर सकता हूँ। तभी सेवजुन उसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है वंग। और तभी सेवजुन अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बाहर निकालते ही वो सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। और वो सोचता है कि मैं अभी फ्यूचर के फीस्ट किंग के साथ हूँ, तो मैं नॉर्मल मैनर के साथ इसे डाउन नहीं कर सकता हूँ। वो सीधा उस एंड मॉन्स्टर के जो एकदम जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था उसी हिस्से को वो काट देते हैं। और जैसे काट देता है हिडन टेंजन, यानी यू आर द फिस्ट, यानी कि यू आर द फास्ट डिफेंड एंड एंड, यानी कि वो लोग फास्ट है। उन लोगों को जो स्पेशल क्विस्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। सेवजुन कहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हार्ड वर्क करने के लिए। और इसी वजह से सेवजुन को जो है उसकी जो रिवर्ट वो भी मिल जाता है। और उसके बाद सीन चैप्टर हम लोग देख पाते हैं कि सेवजुन युनहो उन दोनों को जो है यहाँ पर लाइसेंस मिल गया है, यानी कि वो लोग अभी ऑफिशियली हंटर है। उन लोगों को बधाई दिया जाता है कि वो लोग फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट कर दी है। तभी हमें ये सेवजुन बता रहा है कि आफ्टर मेनी टूइंग्स टाइम उन लोगों ने अभी एग्जामिनेशन को पास कर लिया, फाइनली वो लोग ऑफिशियली हंटर बन गए हैं। तभी यहाँ पर सेवजुन उसकी पति को बताने लगते हैं कि वो अभी ऐसे उदास क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी मम्मी ये बताने लगती है कि क्योंकि उसके पास से जो है उसकी स्नैक्स वो छीन लिया गया है। जब सेवजुन मन में सोचने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी शायद इसी चीज को भूलने की मतलब भूलना नहीं चाहिए, जब जस्ट ये तो एक जस्ट शुरुआत है। और जब सेवजुन ये नोटिस कर पाता है उसके हाथ में जो एक मना वाला बैंड है यानी कि वॉच है वो अचानक से चमकने लगता है। वो सोचता है कि क्या यहाँ पर सायरन की वजह से ये हो रहा है। तभी वो नोटिस कर पाता है जो युन है उसके पास जो बैग है वो अचानक से हवा में ऐसे झूलने लगता है, वहां पर मैजिक क्रिएट होने लगता है। उसमें से जो एक लॉलीपॉप है वो अचानक से बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि ये मैजिक कौन कर रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ऐसा ही जो मैजिक जब उन लोगों के घर कोलैप्स हो गया था, जब बुल को डिफेक्ट कर दिया गया था, यानी कि उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये जो मैजिक है ये अचानक से सियोला कर रहा है। लेकिन सियोला इस मैजिक को इस प्रकार से कर रहा है कि अभी इसे कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन जैसा हो गया है। तो उसके बाद वो लोग ऐसे कांड होने के बाद घर आ जाते। घर आते यहाँ पर युनहो बताने लगती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सियोला ने इस मैजिक को किया है। तभी सेवजुन उससे एकदम एग्जैक्टली एक बात पूछती है कि तुम मुझे एग्जैक्टली ये बताओ कि जब तुम्हारा घर कोलैप्स हो गया था तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। तभी इस बात को सुनता हुआ युनहो बताने लगती कि वो मुझे पापा के बारे में पूछ रही थी कि मेरी पापा कहाँ है। वो जिद कर रही थी कि उसको पापा के पास जाना है, लेकिन मैंने उसे बता दिया था कि तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, तुम उसके साथ कभी भी मिल नहीं सकते हो। और उसी समय घर जो है कोलैप्स हो गया था। तभी इस बात को सुनता हुआ सेवजुन सोचता है कि दैट्स व्हाई वो लोग अभी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए थे। लेकिन इस समय चीजें कुछ अलग है। इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोटिंग कर रहा है, मतलब इस समय जो है चीजें एकदम से थम से गया था एक छोटी सी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि उसके जो लॉलीपॉप है उसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर सेवजुन इस बात को भी अच्छी तरीके से समझता है कि बेस्ड ऑन द उसकी एबिलिटी, यानी कि उसकी एबिलिटी के अनुसार वो कुछ ज्यादा अभी दूर चले गए, क्योंकि वो एक मैजिशियन की इक्वल है। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डिनरी मैजिशियन नहीं है। बिल्कुल वो इस प्रकार के एक ऐसे मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे, यानी कि ऐसे जाग कर नहीं कर रहे, वो नींद में ये सब कुछ चीजें कर रहे हैं। और इट सीम्स लाइक दैट हर एबिलिटी एक्टिवेट आवर इमोशंस, यानी कि उसके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी जो ये एबिलिटी। तो तभी सेवजुन जो है युनहो को ये चीज बताने लगता है कि मुझे सियोला को जो एबिलिटी है उसके बारे में ये सब कुछ सोचना है। और मुझे जो लगता है कि चीजों के ऊपर उसका जो रिएक्टिंग है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन युनहो को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। युनहो तो एकदम मतलब रोने भी जैसा लगती है। तभी सेवजुन दोबारा से उसे ये समझाता है कि देखो, सियोला का जो मना है वो इतनी ज्यादा एक्सटेंड होते जा रहा है और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल में आ रहा है। तभी ये सुनता हुआ युनहो पता है कि तो फिर हमारे ये सियोला को साथ ये एग्जैक्टली क्या होते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो एक दिन किसी को चोट पहुंचाएंगे और फिर सियोला भी खतरे में पड़ सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ सेवजुन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आते हुए वो मन सोचता है कि मुझे बिल्कुल पता था कि ऐसा दिन जरूर से जरूर आएगा। मतलब उसके रिग्रेस के पहले, उसके पुनर्जन्म से पहले उसके जो ये सियोला है उसकी पावर एक्सप्लोड हो गया था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये चीज किसी वजह से हो रहा है। तो फिर वो ये भी बताता है कि देखो, और एक रीजन है कि सियोला का जो मना है वो सेंसिटिव क्यों होते जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं इस जगह की जो मना है ये अभी बहुत ही ज्यादा थीन है। तो इसी वजह से हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर मना जो है वो बहुत ज्यादा पतली ना हो, यानी कि बहुत सारा मना हो। तब ये सुनते हुए युनहो बता दी क्या ऐसा भी कोई जगह है जहां पर इतनी भी सारा मना है। तभी वो ये बात सुनते एकदम समझ जाते हैं
तभी अचानक से वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सेवजुन कहती कि दैट्स राइट, यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ता है, यानी कि दो ही जगह है जहाँ पर माना बहुत सारे मिलता है, एक तो है डेंजन और दूसरा है फील्ड। लेकिन उसके बाद से यूनहो बिल्कुल भी एकदम सहमत नहीं होते। वो बताने लगे कि यार तुम पागल हो गया, ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर सेओला को कुछ भी चोट पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होगा। बहुत चिल्लाते हुए बात करते, तभी सेओला भी करने लगती है तो वो शांत हो जाती है। तभी सेवजुन भी बताती कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी उसको ऐसी जगह पर डेंजरस प्लेस पर ले जाने के लिए कोई भी शौक नहीं है। और ये कहते हुए मने मने वो सोच लेते कि क्योंकि उसके पास अभी जो टैलेंट है, इसी टैलेंट के माध्यम से वो जो है फ्यूचर के एक अल्टीमेट बॉस बन सकता है। और अभी सिर्फ वो एक 5 साल की बच्ची है, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ भी चीजें उसके साथ होने वाले हैं और उसके जो कुछ चीजें भी उसको फेस करनी पड़ सकती है, मुझे हर एक चीज के लिए उसे तैयार करने की जरूरत है। और हम लोग यहाँ पर सेओला को जो है डेंजरस जगह पर भेजेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसी चीज के वजह से शायद मैं पास्ट या प्रेजेंट दोनों को ही पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा फील करने लगती है। तभी यूनो उसके ऊपर हाथ रखते हुए बताते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा बिल्कुल आइडिया है कि तुमने बहुत ज्यादा सोची होंगी और सोचने के बाद तुम शायद इस कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। तभी सेवजुन ये कहता है कि देखो, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि उसे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने की जरूरत है, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम लोग डेंजन के अंदर जाएंगे और उसके बाद मॉन्स्टर को हम लोग खत्म करेंगे। सिर्फ हम लोग सेओला को उसी जगह पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है उन लोगों के सामने कि ये जो टेंशन होता है और फील्ड होता है, ये लोग कोई गिल्ड का जो एसोसिएशन है वो लोग ही ओन करता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी ऐसा काम करने दे सकता है या नहीं। उसे नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी कोई पागल होगा जो कि इसी काम के लिए उन लोगों को एलो भी कर सकता है। अभी सेवजुन कहता है कि क्या ऐसा कोई भी लोग मतलब कोई भी है कि जो कि डेंजन या फील्ड को ओन करता है, देन फिर मैं उससे कोई मदद मांग सकती थी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है। फिर वो लोग सीन शिफ्ट होता है, गाइडोस्वर्ड माउंटेन की तरफ निकल जाते। वो लोग बास से उतरते के साथ यूनहो बता लेते हैं कि क्या यही वो जगह नहीं है, गाइडोस्वर्ड हाउस एंट्रेंस। तभी अचानक से वहीं पर जो है ह्यून आ जाती है। ह्यून आती कहती कि हे वेलकम तुम तीनों का। और तभी इसी चीज को देखते हुए तो सेओला खुश हो जाती है। वो तो कहती है हे प्रीटी इफ्यूनी। तभी ह्यून बताते कि हे सेओला, तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा क्यूटर होते जा रहे हो। और वो लोग जो है ह्यून को देखते हुए बता लेते हैं कि अभी इस जगह पर ह्यून क्यों है। तभी सेवजुन उसे कहने लगते हैं कि देखो ह्यून, मैं इसी जगह पर तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आया हूँ। तो ह्यून उसे कहती है कि ठीक है, तो फिर हम लोग घर के अंदर जाके बात कर सकते हैं, कुछ सीढ़ियों के बाद ही मेरा घर है। तब ये चीजें सुनते ही वो लोग सीढ़ियों को देखने लगते हैं और सीढ़ियों को देखते ही हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़े लंबे सीढ़ियां हैं। खैर उसके बाद वो लोग सीढ़ियां चढ़ने के साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं जो सेओला है वो एकदम थक कर नींद वो सो जाते हैं। वो थकता नहीं क्योंकि वो ह्यून की पीठ में थे। यानी कि ये जो स्टेयर्स है ये शुरू होता है एकदम घर के मतलब नीचे से और घर की तरफ आते हैं तो फिर ये टोटल हो जाता है 3 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब इतनी बड़ा सीढ़ियां, वो भी एक माउंटेन रेंज पे। और सेवजुन ये भी बताता है कि ये जो सेओला है वो ह्यू के बैग पे था, इसी वजह से वो इतनी दूर आने की वजह से थक कर सो ही गए। ये जो घर है ये एकदम से एक कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इस घर में है। अगर ये घर के अंदर कोई भी आएगा तो देखेगा ये कोई मॉडर्न एक घर है, लेकिन अगर सब कोई भी लोग बाहर से इस घर को देखेगा तो वो लोगों को ये लगेगा कि ये एक बहुत ही पुराना घर है, ये एक ट्रेडिशनल होम जैसे घर है। यूनो जो है वो सेवजुन से ये बात कर लेती है, बाय द वे सेवजुन, मुझे तो अभी इस बात से चिंता हो रही है कि तुम ह्यून के साथ कब बात की और कब उसके साथ मिली, और मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि फेमस स्वॉर्ड सेंस का वो ग्रैंड डॉटर है। तभी ये सुनता हुआ ह्यून बता लेते कि देखो रिसेंटली अभी जो लोग हंटर बने होंगे वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते और मैं ऐसे कोई भी हंटर नहीं हूँ जो कि फेम के लिए बने हुए हो, एंड आई डोंट रियली अनाउंस इट एदर, मतलब मैं इस चीज को अनाउंस भी नहीं की हूँ। तभी वो बता दे कि तुमने बताया कि तुम मुझसे कुछ फेवर मांगते हो, राइट? तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा चीज है? तभी सेवजुन उसे सब कुछ चीजों को बता देते हैं। तभी ये सुनता हुआ ह्यून बताता है कि अच्छा तो फिर तुम स्वॉर्ड माउंटेन मतलब जाइडो स्वॉर्ड माउंटेन के फील्ड के बारे में बात कर रहे हो। तभी ये सुनता हुआ सेवजुन बताते कि हाँ मुझे पता है कि किसी वजह से तुम्हारे गिल्ड में एक ऐसा भी फील्ड है जहाँ पर ट्रेन करते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग ज्यादा देख पाते हैं ह्यून जो है वो सिर्फ लोगों को तस्वीर खींचने के लिए जाते हैं चुपचाप से। और हमें तभी बताया जाता है कि यहाँ पर जो क्रैक्स होता है इन लोगों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वन टाइम क्रैक्स, वहां पर ऐसा क्यों होता है मतलब स्पॉन मॉन्स्टर को स्पॉन किया जाता है और फिर अचानक से वो जो क्रैक है वो गायब हो जाता है। और दूसरा होता है क्रॉसिव एक क्रैक्स, यानी कि
यहाँ पर कुछ बिल्डिंग को कब्जे कर लेता है और वहां पर डेंजर क्रिएट कर देता है। और तीसरा नंबर पर होता है एक परमानेंट क्रैक्स, मतलब ये एक वन टाइम क्रैक्स और जिसे पर ये से बहुत ज्यादा अलग है, यानी कि यहाँ से मॉन्स्टर रेगुलरली स्पॉन्स होते रहते हैं। और यहाँ पर फील्ड का मतलब ये समझाया जाता है कि जिस जगह पर बहुत सारे ऐसे परमानेंट क्रैक्स होंगे वही जगह पर ऐसे फील्ड होता है। तो सेवजन उससे पूछता है कि क्या हम दोनों इस फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी उसे ह्यून बताता है कि हाँ मुझे देखो लगता है कि तुम दोनों के लिए ये थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट लग सकता है कि तुम दोनों के साथ साथ अगर कोई भी वहां पर ट्रेनर काम करे तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल हो सकता है। मैं तुम दोनों के लिए कोई टाइम स्लॉट खुद ढूंढूंगा जहां पर कोई भी ट्रेनर नहीं होंगे। ये सुनता हुआ सेवजन कहते हैं कि क्या सचमुच? वो सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतनी ज्यादा भी आसान हो सकता है। तो तभी ह्यून बताता है कि देखो तुमने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया था सर कांग चियोली से, तो ये चीज तो बनता ही है ना। तभी सेवजन इस बात को सुनता वो मने मन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो मने मन ये सोचने लगता है कि मुझे तो इस बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था कि मुझे सचमुच इस बारे में कोई परमिशन मिलेगा भी या नहीं, लेकिन आई एम ग्लैड कि सब कुछ अभी ठीक रहा। तब ह्यून बताते कि ठीक है अभी जाकर मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग अभी अंदर जा भी सकते हैं या नहीं, तो ठीक है मैं अभी आता हूँ। ह्यून भी उसकी बात को सुनते हुए बताते कि ह्यून को हम लोग जैसे एक्सपेक्ट किया था उससे भी वो कहीं गुना ज्यादा अलग है। सेवजन बताने लगते हैं कि ये जो जगह है यानी कि ज़ायरो सोवर्ट हाउस ये इतनी भी ज्यादा बड़ा है कि अगर हम लोग इसके आसपास भी घूमकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबे समय लग सकता है। वैसे से वहाँ पर एक लड़की आकर बताने लगती है कि क्या गोयुन मिस यहाँ पर है। तभी वो बताने लगती है कि वो कुछ समय पहले चले गए थे, क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी वो बताते हैं कि उसकी कोई एक गेस्ट आया है। तो तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं सेवजन एक चीज को देखकर शॉक हो जाता है और वो कि कोई नहीं है, ये वही हंटर है सांग सोयून। वो आ जाता है, उसे देखते हुए सोच रही थी कि ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं। अभी जो ये बंदा है हंटर संग, वो कहता है कि मुझे तो पता है कि मैं आपके साथ यून हूँ पहले मिले थे, ठीक है ना, वो एग्जामिनर में। तब इसी चीज को सुनते वो सेवजन सोच रही थी कि ये स्ट्रेंज नोज वाला लड़का वो मेरे नाम को भी याद रखा है और गोह्यो ने उसे इतनी ज्यादा बुरा टाइम दिया था, तो वो स्टिल अभी भी उसके पास ऐसा क्यों आ रहा है। और अभी हालांकि इस जगह के एटमॉस्फेयर को देखकर मुझे जो लग रहा है कि वो दोनों अभी पहली बार मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लड़की है वो संग को बता लेते हैं कि आई थिंक वो अभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ मिलेंगे। तभी ये सुनता वो कहते हैं कि ठीक है अगर कोई बात नहीं, अगर वो बिजी है तो। तभी वो जाने के बाद बताता है कि बिफोर आई गो बैक, तभी वो संग के ऊपर मतलब सेवजन के ऊपर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे एग्जामिनर, चल हम दोनों एक साथ थोड़ा सा बात करते हैं। तो गाइस आज का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।